चलो ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ और फिर भी आपको याद होगा तो ये 2018 का के सेट का पेपर है ना, कर्नाटका सेट का। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है ओपन रीडिंग फ्रेम या जिसको हम ओआरएफ बोलते हैं। इसमें 333 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब वो पूछ रहा है इस ओआरएफ से संश्लेषित प्रोटीन में एमाइनो एसिड की संख्या कितनी होगी, ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें कितनी रहेगी? 110 रहेगी। कैसे रहेगी? मैंने आपको बताया था कि इसमें 110 कितनी होगी? एक न्यूक्लियोटाइड में 110 इंटू 3 करेंगे तो 330 आ रहे हैं। प्रत्येक के पास एक एक स्टॉप कोडॉन होगा, है ना। तीनों स्टॉप कोडॉन क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टच स्टिमुली या स्पर्श उत्तेजना के जवाब में होने वाले प्लांट मूवमेंट को क्या कहा जाता है? तो ये भी मैं बता चुका हूँ। थिग्मो जो ट्रोपिक मूवमेंट होता है, ये रिलेटेड है अपना किससे? टच स्टिमुलस से रिलेटेड है ना। टच मी नॉट जिसको बोलते हैं, माइमोसा प्यूडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से ही क्वेश्चन डायरेक्ट है। कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिसऑर्डर है? बता देंगे। रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। पूरा एक क्वेश्चन का आंसर ही है ये। यदि एक नॉर्मल फादर और कैरियर मदर से बच्चा पैदा होता है तो कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 की रहेगी, है ना। 1/4 की रहेगी। 4 बच्चों में से क्या होगा? मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया है ना। वो बोल रहा है नॉर्मल फादर है, ठीक है, और कैरियर मदर है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं नॉर्मल। ये तो क्या हो गई? गर्ल्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये ब्लाइंडनेस। पहले मैंने ऐसे क्यों बना दिया? बन जान लो। फिर हम इसके साथ, सॉरी, अरे मैंने गलती बना दी, 1 मिनट। देखो, एक इसके साथ इसके साथ, ठीक है, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ है तो एक्स एक्स, फिर ये नॉर्मल है एक्स वाई। फिर यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्स कैरियर हो जाएगा और एक्स वाई। तो यहाँ देखेंगे, देखो, एक कैरियर है, एक डिसीज्ड है, कलर ब्लाइंडनेस है ना, और एक चाइल्ड है, एक बॉयज, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है 1/4 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 के 4 गुना में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोशिका में ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है इसका अध्ययन करने के लिए किन तकनीक आता है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे ये पूछ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की, है ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जनरली हम इस्तेमाल करते हैं नदन ब्लॉट एंड इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का, है ना। और ये क्या करता है? विशिष्ट रूप से एमआरएनए, है ना, एमआरएनए लेवल को चेक करता है। ये भी एक, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था इसके बारे में, सिनोड्रॉप कई बार बता चुका हूँ। डब्ल्यूपी मतलब प्रोटीन से रिलेटेड है। एसडी मतलब एस सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए से, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये किससे रिलेटेड है? नदर्न ब्लॉटिंग से रिलेटेड है ना। तो ये आरएनए, है ना, नदर्न ब्लॉट और इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन मैंने जस्ट अभी बताया अभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास T4 फेज कोट प्रोटीन को लेबल करने के लिए रेडियो एक्टिव सल्फर
S35 यही पूछ लेते हैं कभी-कभी कि प्रोटीन का जो T4 बैक्टीरियोफेज होता है, इसके प्रोटीन को लेबल करने के लिए निम्न में से कौन से प्रकार के रेडियोएक्टिव सल्फर का उपयोग किया या निम्न में से किसका उपयोग किया जाता? वहाँ सल्फर 35 भी दे देता है और भी चीज़ें दे देता है कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है? का उपयोग किया गया था। जब फेज को सेल्स में संक्रमित किया गया और सेंट्रीफ्यूज द्वारा सेल को प्रिसिपिटेटेड किया गया, तो S35 लेबल्स प्रोटीन कहाँ पर पाया गया? ऐसा पूछ रहा है। तो ये मिला सेल सुपरनेटेंट में, है ना? ये सेल कहाँ पर मिला? सुपरनेटेंट में मिलता है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्शे चेस ने करा था, है ना? प्रोटीन लेवलिंग के लिए याद रखेंगे, ठीक है? प्रोटीन लेवलिंग का उपयोग करके। नेक्स्ट है मेटाजीनोमिक्स किससे रिलेटेड है? तो जो मेटाजीनोमिक है जनरली ये कल्चर इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है ना? मेटाजीनोमिक्स इज रिलेटेड टू कल्चर इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप इतना पूरा याद रखेंगे। नेक्स्ट है बैट्स किस फाइलम से रिलेटेड हैं? आपको पता ही होगा, ये मैमल से रिलेटेड है, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वन है अपने पास, हड्डियों में किस तत्व को स्ट्रांशियम 19 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? ये भी मैंने आपको बताया था कैल्शियम के केस में, है ना? कैल्शियम के केस में। नेक्स्ट है कोलेस्टेरॉल किसके लिए स्पेसिफिक है या विशिष्ट है कोलेस्टेरॉल? तो ये जनरली जो फिलामेंटस फंजाई होता है उनमें अपन को मिल जाता है ना? अर्गेस्टेरॉल क्या होता है? जो अर्गेस्टेरॉल होता है वो एंटी फंगल को टारगेट करते हैं, है ना? एंटी आईजी जीन सेगमेंट के सही सीक्वेंस पहचान करके हीमोग्लोबिन की कार्यात्मक हैवी चेन का उत्पादन होता है निम्न में से किसमें? ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो इनका तो आपको याद रखना पड़ेगा, VDJC है ना? VDJC। और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन के दौरान बीटा सेल्स में, है ना, या बी सेल्स में होने वाला रीअरेंजमेंट, है ना? रीअरेंजमेंट। देखो V4 यहाँ पर V से रिलेटेड है। डी V से मतलब है यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है? डी से मतलब है यहाँ पर डाइवर्सिटी, जे से मतलब है ज्वाइनिंग, और सी से मतलब है कांस्टेंट। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आज देखे जाने पर लगभग सभी प्रमुख एनिमल बॉडी प्लान्स किन शुरुआती फॉसिल्स में पाए जाते हैं? ऐसा पूछ रहा है। तो ये हमें मिल जाते हैं कैम्ब्रियन में, है ना? कैम्ब्रियन में मिल जाते हैं। ये कई बार बता चुका हूँ। 18 जो क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है, देखो डाउन सिंड्रोम की तो 21 है ना? आपको याद याद होगा। इसका मतलब ये तो है नहीं, ठीक है? अब आप 18 कैसे होता है लिखा जाता है? ऐसे लिखते हैं। तो 18 मतलब एडवर्ड, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब एक ट्रिक है, तो आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है? ये कैंसर है, लिम्फोमा है ना, जनरली स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है ना? तो ये भी 18th तो आप याद रख सकते हैं कैसे भी करके। एबायोटिक स्ट्रेस के दौरान क्या एक्यूमुलेट होता है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रोलीन है। प्रोलीन प्रोलीन होता है।
लाइट के रूप में काम करता है ना। निम्न में से कौन सा लिविंग फॉसिल्स नहीं है ना? लिविंग फॉसिल्स नहीं है, इतने सारे दिए हैं, तो ये लिविंग फॉसिल्स है, आर्कियोप्टेरिक्स, ये फॉसिल्स है, बाकी के ये लिविंग फॉसिल है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, शिकार को स्थिर कर देगी, उसे जमीन के छेद तक खींचेगी, छेद में प्रवेश करेगी, उसका निरीक्षण करेगी, शिकार को छेद में रखेगी और फिर उस पर अंडे देगी और छेद बंद कर देगी। यदि इस चक्र के दौरान कोई भी क्रिया बाधित होती है तो फिर से वो पूरी प्रोसेस दोहराएगी। ये किसका उदाहरण है निम्न में से, ऐसा पूछ रहा है। तो एक्चुअल में ये इनेट बिहेवियर है ना, जन्मजात व्यवहार बोलते हैं, जो एक सीक्वेंस में ही होता है ना। इनेट बिहेवियर हम जनरली जन्मजात व्यवहार बोलते हैं, जो निश्चित सीक्वेंस में ही होता है। अगर बीच में कोई भी चीजें हो जाती है तो वापस से फिर वो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियल कंजुगेशन के दौरान डोनर से रिसिपिएंट तक डीएनए का दिशात्मक स्थानांतरण कब होता है? ऐसा बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के दौरान, आपको पता होगा है ना, बैक्टीरिया है, इनमें सेक्स पिलाई होते हैं है ना, इसी सेक्स पिलाई के द्वारा ये जुड़ते हैं और जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड इनटू डोनर क्रोमोसोम्स, है ना। एफ फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेट होता है डोनर में, है ना। और उस जब ये एफ फैक्टर इंटीग्रेट होता है डोनर में तो फिर क्या बन जाता है, तब हम उसको बोलते हैं एच एफ आर सेल, ठीक है। एफ फैक्टर जब आता है डोनर सेल्स में तो हम इसको क्या बोलते हैं, एच एफ आर, जो डीएनए भेजता है ना। नेक्स्ट है अपने पास, फ्लो साइटोमेट्री का उपयोग करके आमतौर पर फ्लो साइटोमेट्री का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका उपयोग जनरली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल टाइप, है ना। तो हम इसमें बोल सकते हैं कोशिकाओं की जो इसकी फिजियोलॉजी है, इसकी केमिकल विशेषताएं हैं, उनके आधार पर इनकी पहचान जनरली हम फ्लो साइटोमेट्री का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पशु समूह में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ट्रंक, टेल, है ना। सेकंड दिया है नोटोकॉर्ड, जो स्टर्नम से पूंछ तक जुड़ी होती है ना। तो ये पहला पॉइंट ये दिया है और दूसरा ये दिया है, ये निम्न में से किसकी विशेषता है? तो ये है जनरली सेफेलोकॉर्डेट की, आप याद रखेंगे, है ना। ट्रंक टेल वाला शरीर, और क्या रहता है, नोटोकॉर्ड जो रोस्ट्रम से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है, निम्न में से किन कोशिकाओं में न्यूक्लियाई नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको पता ही होगा किन सेल्स में नहीं होता है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, है ना, इसी के साथ डब्ल्यूबीसीएस होती है यूकैरियोटिक के केस, तो इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक के केस में वहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, है ना, उनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है ना। हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। और नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला फास्फोप्रोटीन कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये फास्फोप्रोटीन जो होता है केसीन है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला फास्फोप्रोटीन केसीन होता है, ठीक है। केसीन आपको पता ही होगा दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है, को फास्फोप्रोटीन बोलते हैं, से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा एक एमएपी काइनेज पाथवे का घटक नहीं है ना। नहीं है पूछ रहा है, नहीं तो अपन झट से कोई सा सोचेंगे यही है। तो यहाँ पर जे एन के नहीं है ना, जे एन के नहीं है। तो फुल फॉर्म तो नहीं पता है,
है ना। और बाकी की चीज़ें, ये जो जैसे ईआर के पाथवे अपन ने बताया था, ये क्या करता है, मुख्य रूप से सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है ना, सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही सबके अपने एक रोल है ना। और जैसे यहाँ पर लिखा है, तो ये जनरली क्या करता है, ये क्लासिकल पाथवे का मुख्य हिस्सा है ना। तो ये इन्हीं से रिलेटेड है सब, है ना। अच्छा, यहाँ पर एम ए पी और जे एन के, नहीं, यहाँ पर हम जो जे एन के की बात कर रहे हैं, ये भी एक मैप काइनेज है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्ट्रेस एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड पाथवे माना जाता है। ये भी है। निम्न में से किस मॉडल ऑर्गेनिज्म में टेट्राड एनालिसिस द्वारा जीन मैपिंग की जा सकती है ना, की जा सकती है। तो ये अपना ये क्वेश्चन हो गया था, अरे ये छोड़ दिया है, वही तो मैं सोचूं। ट्रांसड्यूसिंग एक जी प्रोटीन है जो निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया में शामिल है। तो जो ट्रांसड्यूसिंग जी प्रोटीन है, ये जनरली विजन से रिलेटेड है ना, विजन से रिलेटेड है। रात में ऑप्शन को सक्रिय होकर ट्रांसड्यूसिन के माध्यम से ये चीजें हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, मॉडल ऑर्गेनिज्म में टेट्राड एनालिसिस द्वारा जीन मैपिंग की जा सकती है। तो ये क्रासा है ना, न्यूरोस्पोरा क्रासा। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं ब्रेड मोल्ड, है ना। सीधे कहाँ कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकते हैं, निम्न में से इतनी चीज दी है, तन होता है, यहाँ से होके जा सकते हैं, है ना। तो ये जीनोमिक वेरिएशन का एक एग्जाम्पल है। तो जीसन का एक एग्जांपल है कॉपी नंबर वेरिएशन। नेक्स्ट है एनिमल सेल कल्चर किसके उत्पादन में काफी है ना, तो ठीक आता है ना, एनिमल सेल कल्चर मतलब उत्पादन की बात हो रही है ना, वैक्सीन के लिए। बीडल और जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिखाया कि प्रत्येक प्रकार के म्यूटेंट्स ब्रेड मोल्ड में एक विशिष्ट एंजाइम की कमी थी। प्रदर्शित किया, क्या प्रदर्शित किया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने बताया था जीन कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। यदि बैक्टीरिया 5 मिनट में दोगुने हो जाते हैं, तो 5 मिनट के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। यदि आप 50 बैक्टीरिया से शुरू करते हैं, तो इसकी संख्या हो जाएगी 1600। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा 5 मिनट में दोगुने हो जाते हैं, है ना। 100 कितने हो जाएंगे, है ना। 15 मिनट में कितने हो जाएंगे, 100 के 200, है ना। 5 मिनट में दोगुने हो रहे हैं, है ना। तो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, 400। ऐसे ही में 100, ठीक है। 10 मिनट में 200, 15 मिनट में 400, 20 मिनट में 800, सॉरी, 20, और 25 मिनट में 1600 हो जाएंगे। काउंट करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे।
विकास के दौरान किस चरण के नहीं विकास के किस चरण के दौरान एक एम्ब्रियो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये हो जाता है जनरली गेस्टुलेशन के दौरान, है ना। जैसे मैंने चारों ऑप्शन इसके करवाए हैं, पर मैं सिंगल आंसर ही लगवाऊंगा अभी। किसी भूमि का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है किसका एस्टिमेशन है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो ये कहा हूँ जनरली जो होता है एरिया ऑफ टू मीट एक्चुअल डिमांड ऑन रिसोर्सेज, है ना, है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं संसाधनों की जो मांग है इसको पूरा कर आवश्यक भूमि होती है और जल का क्षेत्र सोर्स रिसोर्सेज होते हैं, उसकी मांग को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल कहते हैं। नेक्स्ट ये मैं आपको बता चुका हूँ, अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ को अक्सर तब रोका जाने के साथ मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये किसका उदाहरण है? देखो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं मृत्यु, यहाँ पर यह दर की बात नहीं करता, जनसंख्या बढ़ने की बात, लेकिन ये मरने की भी बात कर रहा है, तो ये है ना, एक फीडबैक आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया मिक्स्ड करता है? तो यहाँ पर है इशीरिया कोलाई, है ना। कोलेजन में हाइड्रोक्सिल लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन क्या होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ये होता ऑफ पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन बनने के बाद लाइसिन में हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ा जाता है ना, इस केस में। एक पदार्थ जो कोशिकीय प्रभावों की नकल करता है उसे क्या जाना जा उसे मतलब क्या बोल एगोनिस्ट बोला जाता है। एगोनिस्ट क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर प्राकृतिक पदार्थ जैसा इफेक्ट डालते हैं उसकी इफेक्ट के लिए, सेलुलर इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट है एल्गी कॉम्बिनेशन है, सरल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से पेप्टाइड की फॉर्मेशन क्या होगी? ल्यूसीन, प्रोलीन, ऐसे क्या हो सकता है ऐसा? ये एक रैंडम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं हाँ एक रैंडम कॉइल है, यहाँ कोई ऐसा सीक्वेंस फिक्स नहीं। आर्जिन लाइसिन होता और वो दे देता न्यूक्लियस के केस में, तो हम झट से लगा सकते थे क्योंकि अपन को पता है डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन में यही मिलता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एन एरोब्स का अर्थ क्या होता है? मतलब ऐसा कि उसे क्या पूछ रहा है? ऑब्लिगेट एन एरोबिक, ऑब्लिगेट मतलब अनिवार्य, अनोक्सी है ना। डू नॉट यूज ऑक्सीजन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब उसे कभी भी फाइनल एक्सेप्टर तक उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लगेगी। नेक्स्ट है वे प्लांट जो प्लांट वायरस जो अपने इंसेक्ट वेक्टर के भीतर मल्टीप्लाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको प्रोपेगेटिव बोला जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है इमीडिएट शॉक के बाद न्यूरॉन्स रेस्पॉन्स किसका उदाहरण है? ये भी अपन देखते हैं एकदम से झटका लगता है, तो ये किसका उदाहरण है? ये सिनेप्टिक सिग्नलिंग होती है ना, सिनेप्टिक सिग्नलिंग होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कार्य स्तनधारियों के कोरियो एलेंटोइस से रिलेटेड नहीं है ना। तो यहाँ पर है ये लोकोमोशन नहीं है, बाकी के ठीक है लोकोमोशन नहीं है। आलू का ब्लाइट, है ना, आलू का लेट ब्लाइट की पूछता है ना। लेट देखो वैसे तो याद करने का कोई वो नहीं है, जैसे अर्ली लिखते ना, अर्ली ब्लाइट आप हिंदी में लिखो तो अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया से। लेट है, लेट है फाइट आ रहा है, लेट में
फाइट में, आप ऐसे याद कर सकते हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना, पर मैंने ऐसे याद किया है। ड्रोसोफिला का फिनोटाइप क्या होगा जब एक्स क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल रेशियो XA रेशियो 0.67 हो, है ना? तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि रेशियो के हिसाब से ही यहाँ पर वो तय होते हैं, है ना, मेल फीमेल। तो यहाँ पर रहेगा। ज़्यादा डिटेल तो जानकारी नहीं है इसके बारे में। जैसे इंटरसेक्स में रेशियो इन्होंने कहा 0.5 से 1 के बीच में रहता है ना? तो मक्खी में नर या मादा दोनों लक्षण हो सकते हैं, है ना? अगर मान लो 0.5 से 1 के बीच में अगर ये रेशियो आ रहा है ना? तो वहाँ पर क्या हो सकता है, मेल या फीमेल जो मक्खी है या ड्रोसोफिला है, दोनों के लक्षण बन सकते हैं, है ना, इंटरसेक्स। और इनके रेशियो का एक अलग है, तो वो यहाँ पर तो नहीं है, है ना? मेल के लिए 0.5 से कम है आई थिंक, और फीमेल के लिए है, मेटा फीमेल के लिए 0.1 से ज़्यादा हो, है ना? और ये है एक्चुअल में, है ना? मेटा मेल के लिए 0.5 से कम हो तो है, ऐसा है। नेक्स्ट है शास्त्रीय मतलब क्लासिकल 4 पंखों वाली म्यूटेंट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? ये एक मतलब आप याद ही कर सकते हैं, होमोजाइगस फॉर 3 म्यूटेंट एलील ऑफ अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट है कोहलर और माइलस्टीन निम्न में से किस एक तकनीकी से जुड़े हैं? तो ये जनरली हाइब्रिडोमा टेक्निक से रिलेटेड है। ठीक है। उच्च उपज देने वाले और प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से यानी हाई यील्डिंग एंड फोटोसिंथेटिकली इफेक्टिव पौधे आमतौर पर क्या होते हैं, है ना? और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, है ना, पॉलीप्लॉइड्स होते हैं। गेहूं इसका एक अच्छा उदाहरण है, वो हेक्साप्लॉइड्स है जो पॉलीप्लॉइड्स का उदाहरण है। जंगल में हिरणों की आबादी की गणना के लिए निम्न में से किस विधि या मेथड का उपयोग किया जाता है? तो ये मैंने आपको बताया था, है ना? अ, और बहुत अच्छे से बताया था कि जो कैप्चर रिकैप्चर होता है वो किस में करते हैं जनरली, जो भी घूमने वाले मतलब खुले में घूमने वाले उनके लिए करते हैं कैप्चर रिकैप्चर, नहीं नहीं सॉरी, छोटे और आसानी से पकड़े जाने वाले जो जानवर होते हैं उसके लिए हम कैप्चर रिकैप्चर का इस्तेमाल करते हैं। पर जो घूमने फिरने वाले बड़े जानवर होते हैं फॉरेस्ट में उनके लिए लाइन ट्रांसेक्ट का उपयोग करते हैं। तो कभी कैप्चर रिकैप्चर करके अपन कंफ्यूज ना हो जाए, है ना? तो आप याद रखेंगे। बाघ, जंगली हाथी इन सब की गणना के लिए लाइन ट्रांसेक्ट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ईस्ट क्या है? ईस्ट एक एनारोबिक एंड एरोबिक दोनों है ना? ये क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति दोनों में जीवित रह सकता है इसलिए। फ्रैंकस्टीन फूड किसके उत्पाद हैं? फ्रैंकस्टीन फूड जनरली फ्रॉम जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड से रिलेटेड है ना? सतह से चिपके तंतुओं के उलझे हुए जाल में फंसी हुई एक सघन या डेंस बैक्टीरियल पॉपुलेशन कहलाती है। इसको जनरली हम बायोफिल्म बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रोसेस विशेष रूप से यूकैरियोटिक सेल के साइटोसोल में होती है? तो ये मिलती है अपन को ग्लाइकोलिसिस एंड फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में। इसका मैंने इंग्लिश में जो पेपर है वो भी मैंने ग्रुप में दे दिया है, तो आप चाहें तो इंग्लिश का पेपर भी देख लेना। नेक्स्ट है वोहर इफेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, आज लिख लो। वोहर इफेक्ट आने के पूरे चांस है जहां तक मेरे को लग रहा है ना? और इसमें क्या होता है वोहर इफेक्ट में? इफेक्ट ऑफ पीएच
ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। मतलब मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूँ। टिश्यू में या ऊतकों में उच्च CO2 के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, है ना? तो इसी इफेक्ट को बोहर इफेक्ट बोला जाता है और मोस्ट आईएमपी है, आप याद रखेंगे इसको। यानी ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए कम हो जाता है, एक तरीके से उसकी क्षमता कम हो जाती है। प्लाज्मा किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, मसल्स, है ना? मसल्स फाइबर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा, कैंसर से कार्सिनोमा है, लेकिन कौन सी एपिथेलियल सेल से उत्पन्न कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं, है ना? कार्सिनोमा बोलते हैं। बाकी के ये ल्यूकेमिया भी कैंसर है, सार्कोमा भी कैंसर है, पर देखो होता है अपना कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड, है ना? संयोजी ऊतक, ब्लड का कैंसर है, ठीक है? ये कुछ और ही है। और जो कार्सिनोमा मैंने आपको बताया एपिथेलियल सेल से रिलेटेड, एपिथेलियल। ऐतिहासिक रूप से एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन सा था जो 9 उत्पादित किया गया था? तो ये प्लांट है ना, हम याद रखेंगे। एक मिनट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जीन को PBR 322 प्लाज्मिड के टेट्रासाइक्लिन आर लोकस में क्लोन किया गया था, फिर प्लाज्मिड को इकोलाई में पेश किया गया और उगाया गया, है ना? निम्न में से कौन सा कथन ट्रू है ना? तो यहाँ पर वैसे मैं बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, पर हाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ 2 कथन सही हैं, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, क्योंकि इकोलाई मैं हिंदी में ही बता देता हूँ इनका, है ना? तो यहाँ पर क्या रहेगा, फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है एम्पिसिलिन पर उगेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन पर ये ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन नष्ट हो गया है इसके केस में। ऐसी तरीके से जो फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है, वे कॉलोनियां जिनमें नया जीन है वे केवल जीन पर ही जीवित रहेंगी। तो ये इस केस में ये 2 ही है ना, टेट्रासाइक्लिन आर रेसिस्टेंस लोकन जो लोकस है वो क्लोन किया गया था, इस कंडीशन में इसको उगाया गया था। तो ये कंडीशन दोनों सही हैं। तो आप इस वाले को याद रखेंगे, कैसे भी याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 15 माइक्रोग्राम एमाइलेज, है ना? मोलिकुलर वेट 150 किलो डाल्टन माल्टोज उत्पन्न करने के लिए स्टार्च पर कार्य करता है यदि अधिकतम वेग पर एंजाइम ने प्रति 5 मिनट 6.84 ml माल्टोज जारी किया तो टर्नओवर नंबर क्या है ना? तो टर्नओवर नंबर इन्होंने मतलब ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 2 × 10⁵ पर मिनट, ठीक है? नेक्स्ट है जमीन पर रहने वाली गिलहरियां किसी शिकारी के दिखने पर अलार्म कॉल देने के लिए एक गिलहरी को, है ना, गार्ड के रूप में खड़ा करती हैं। ये संतरी या जिनको सेंटिनल बोल रहे हैं, इनके जीवन को जोखिम में डाल देंगी, फिर भी गिलहरी ऐसा करती है। इसे किसके आधार पर समझा जाएगा? तो ये किन सिलेक्शन होता है ना? ये किन सिलेक्शन होता है, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए या अपने साथ वालों को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। इसको किन सिलेक्शन बोलते हैं। परागण करने वाले कीट या पॉलिनेटिंग इंसेक्ट और फूल वाले पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन दोनों के विकास को किसके आधार पर समझाया गया है? तो ये को एवोल्यूशन से रिलेटेड है। सभी लोग प्रेजेंट हैं क्या? हाँ ठीक है। हाँ, मुझे लगा सबको सुनाई दे रहा है ना प्रॉपर। यस सर। चलो ठीक है, नहीं तो पता चला मैं अकेले बोला जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ओक के द्वारा रेप्लिकेशन में प्रयोग, DNA रेप्लिकेशन प्रयोगों में, हालांकि उन्होंने इस
परिणामों की व्याख्या डीएनए के सेमी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस का समर्थन करने के लिए की थी, लेकिन इस व्याख्या पर आपत्तियां थी। कौन सी आपत्तियां वैध थी जिसके लिए और प्रयोग की आवश्यकता थी? ओकाजाकी फ्रैगमेंट अपन को पता है कहाँ बनते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो दो स्टैंड होते हैं। एक लीडिंग स्टैंड होता है, इसमें कंटिन्यू तरीके से डीएनए बनता जाता है ना। एक होता है लीडिंग स्टैंड, ये लैगिंग स्टैंड होता है ना, लैगिंग स्टैंड। तो यहाँ पर प्राइमर बनता है, फिर इतना बन जाता है, फिर प्राइमर बनता है, फिर इतना बन जाता है। तो यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में बनता है क्या, जो डीएनए के खंड, फिर बाद में लाइगेज एंजाइम द्वारा जुड़ जाते हैं। पर वो ऐसा पूछ रहा है डीएनए रेप्लिकेशन प्रयोग किया था, पर यहाँ पर कौन सी आपत्तियां थी जो वैध थी, ये पूछ रहा है कि मतलब क्या चीजें थी। तो यहाँ पर जनरली जो था, यूरिडीन इज अ इनकॉर्पोरेटेड बेस ऑफ थायमीन, ऐसा इन्होंने कहा था। इसका मतलब ये है, अ, इन्होंने ये तर्क दिया था कि थायमीन की जगह, अगर थायमिडीन की जगह यूरिडीन के और फिर उसे हटाने से डीएनए के टुकड़े बनते हैं, न कि वास्तविक में ऐसा ऐसा इन्होंने कहा था। तो इनके लिए कैसा है, जो आपत्ति थी और वैध इन्होंने बताया। नेक्स्ट है अपने पास, म्यूटेशन को परिभाषित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन है वो इनकरेक्ट है म्यूटेशन के लिए। तो यहाँ पर म्यूटेशन के लिए बाकी के सारे ये म्यूटेशन में may not produce discernible phenotype। सीधी सीधी बात है, ये सब म्यूटेशन से रिलेटेड है और कुछ ना। हाँ, जो लिखा है केमिकल म्यूटेजेनेसिस कैन बी यूज ट्रांसजेनिक एनिमल। तो हम देखते हैं कि जो केमिकल म्यूटेजेनेसिस का उपयोग जनरली हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए नहीं करते। इसके लिए हम जीन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ना जेनेसिस का। तो ये क्वेश्चन अपना मतलब ये आंसर रॉन्ग है, मतलब लेकिन आंसर अपना ये सही है। बाकी नेक्स्ट है सेल साइकिल का मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, या जिसको एमपीएफ क्या होता है ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली जो एमपी मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर जो है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स होता है। तो अपन को देखो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स ये जनरली साइक्लिन और सीडीके का एक कॉम्प्लेक्स है ना। साइक्लिन और सीडीके का एक कॉम्प्लेक्स है जो जी टू फेज से एम फेज में ले जाता है, ऐसा ये कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस फाइलम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। तो जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जनरली हमें मिलता है वो एनिलिड्स में, एनिलिडा में, है ना, एनिलिडा में मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा इनके जंतु जो होते हैं वो जनरली किस में बटे होते हैं, सेगमेंट्स में बटे होते हैं और क्लियर दिखता है। इनमें ट्रू नहीं मिलते हैं, प्लेटी हेलमेंथीस, निमेटोड्स या मोलस्क, इनमें अपन को ट्रू नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास दूध में अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, या जिसको एएटी का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल गया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए। ठीक थी एक्सोस्केलेटन, जो काइटिन, वो बोल रहा है कीटों का जो एक्सोस्केलेटन होता है या एक्सोस्केलेटन जैसा भी आप पढ़ें, बाह्य कंकाल काइटिन का निर्माण किन कंपाउंड से होता है। और मैंने आपको बताया था कि फंजाई के केस में भी क्या होती है कि सेल वॉल भी काइटिन की बनी होती है। और ये क्या कंटेन करती है ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। जो जो भी कीट होते हैं, कॉकरोच, झींगे, इनकी बाहरी आवरण जो रहता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आरएनए एडिटिंग एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल
मॉडिफिकेशन है जिससे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, हटाना, बदलना है ना शामिल है। इस प्रोसेस में जो कौन से मॉलिक्यूल्स मध्यता या मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, तो ये जनरली होता है गाइड आरएनए, है ना, गाइड आरएनए। नेक्स्ट है, अच्छा गाइड आरएनए क्या होता है? गाइड आरएनए को हम जी आरएनए के नाम से जानते हैं। ये आरएनए जब एडिटिंग के दौरान एक विशिष्ट या स्पेशल या विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड जोड़ने या हटाने का पूरा निर्देश देते हैं। जी वैसे आपने सुना नहीं होगा पर मैं बता रहा हूँ, इस यहाँ आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिविंग सेल्स या टिश्यू की जो 3D स्ट्रक्चर को देख मतलब किसमें देखा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टीरियो माइक्रोस्कोप। कभी-कभी ये भी लिखा आ जाता है पर नहीं, यहाँ ट्रू स्ट्रक्चर नहीं बनती है, ध्यान रखेंगे, है ना? 2D स्ट्रक्चर बनती है और यहाँ स्टीरियो माइक्रोस्कोप में मेरे को यहाँ पर अपन देखेंगे तो क्लियर 3D इमेज बनती है ना? कभी यहाँ ऐसा आंसर भी दे देते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटरफ़ेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, है ना? चला तो 3 3D डायमेंशन में। जैसी दिखती है ना? ये 3D जैसी दिखती है पर 3D होती नहीं है, ध्यान रखना। जो ये ऑप्शन कह रहा है ना, तो यहाँ पर इसे हम एक और नाम से जानते हैं, नोमार्की नोमार्स्की माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इस डिफरेंशिएशन इंटरफ़ेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये क्या है, इमेज में थोड़ी-सी छाया या शैडो पैदा करती है जिससे हमें 3D जैसी स्ट्रक्चर लगती है, जिसको हम स्यूडो 3D बोलते हैं, है ना? स्यूडो 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो एक्चुअल में नहीं। कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए स्टीरियो माइक्रोस्कोप हम इसका आंसर लिखेंगे 3D, है ना? 3 डायमेंशनल वाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन-सी एक मेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा मेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो मेटिंग सिस्टम सिस्टम पूछा है ना, मेटिंग सिस्टम, हाँ, ठीक है। जो सेक्सुअल सिलेक्शन ये मेटिंग से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये सेक्सुअल सिलेक्शन अपन एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, है ना? मोर के केस में देखा जाए, कुछ पक्षियों के केस में अपन देखते हैं, तो जो मेटिंग से रिलेटेड नहीं, बाकी की ये सब मेटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर नीम आधारित जो बायो पेस्टिसाइड्स है, जैसे एजाडायरेक्टिन, किस कीट के मेटाबॉलिज्म में हस्तक्षेप करता है ना? यानी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या कर देता है, इफ़ेक्ट करता है। तो ये है अपने पास अ, एकोडायसोन, है ना? और ये क्या होता है, ये कीट के मोटलिंग जो होते हैं, यानी पुरानी जो स्किन को छोड़ते हैं, है ना? और तो उसमें क्या कर देता है, इसको वो आगे नहीं बढ़ने देता है, जिससे वो कीट उतने छोटे ही रह जाते हैं और मर जाते हैं बाद में, है ना? तो ये कंडीशन रहती है। नेक्स्ट है, एक कोशिका के भीतर स्पेशल एमआरएनएज़ के डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? कोशिका के भीतर मैंने फर्स्ट में बताया भी था, है ना? और ये एमआरएनए के रिलेटेड है, नहीं तो आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस लगा दें, ठीक है? और एक्चुअल में इसमें क्या अंतर होता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के केस में? तो यहाँ पर साइड नहीं रहते, है ना? कोशिका के भीतर नहीं बताते हैं, इस ये वाले यहाँ पर, है ना? नेक्स्ट है, यदि जानवरों द्वारा पेड़ की छाल को रगड़कर हटा दी जाए तो जाइलम खुल जाते हैं, तो पेड़ क्या हो जाएगा? तो आपको पता ही है वो क्विकली डाई हो जाएगा, है ना? द क्विकली डाई क्विकली बिकॉज़ द लीव्स आर डिप्रेव क्या पढ़ेंगे इसको? डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड वाटर, मतलब सीधा-सीधा है क्या कि इसमें फ्लोएम जो पत्तियों द्वारा भोजन बन रहा होगा वो नीचे तक नहीं पहुँच पाएगा, है ना? और इसके बाद फ्लोएम के पास भी चीज़ें नहीं होंगी, है ना? वो सॉरी लीव्स के पास भी, तो पौधा तुरंत मर जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास, स्टेरॉयड हार्मोन द्वारा सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस एमाइन और
पेप्टाइड हार्मोन से भिन्न होती है, क्यों होती है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको पूरा एक सेंटेंस याद करना पड़ सकता है। दे बाइंड टू साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन। मतलब सीधा-सीधा ये बोल रहा है कि ये हार्मोन्स क्या करते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, है ना? स्टेरॉयड हार्मोन्स। और घुलनशील इसलिए क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को ईज़िली से क्या कर सकते हैं, साइटोप्लाज़्म या केंद्रक के रिसेप्टर से ईज़िली से जुड़ सकते हैं और जीन एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्रास से रिलेटेड नहीं है। तो एल्यूरोन टिश्यू यस प्रेजेंट होते हैं, स्कूटेलियम बिल्कुल, और 3 हेल्ड पोलन ये भी बिल्कुल सही है। पर वो पूछ रहा है सेलुलर एंडोस्पर्म, यहाँ पर न्यूक्लियोलर एंडोस्पर्म मिलता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ग्रास के केस में। तो कभी ऐसा डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है ना? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है, ना कि सेलुलर। बाद में भले ही सेलुलर हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, तो ये करेक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पर ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक नेक्रोसिस होती है और एक एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस क्या होती है, एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है, या प्रोग्राम से मतलब नेचुरली डेथ सेल्स की, है ना? तो नेचुरली एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल सेलुलर डेवलपमेंट, तो ये एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जीवित कोशिकाओं में कोशिका मृत्यु की एक प्रोसेस है। ये कब होती है? तो इन्होंने जस्ट क्या बताया अभी कि ये एक कंट्रोल प्रोसेस है। सबसे पहले तो नेचुरली, है ना, पार्ट नॉर्मल सेलुलर डेवलपमेंट, और सामान्य तौर पे विकास के दौरान अनावश्यक कोशिकाएं या अनवांटेड कोशिकाएं जो होती हैं उनको हटाने के लिए ये जरूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास लगभग सभी जीवों में एम्फीबोलिक पाथवे कौन सा है ना? तो ये सभी में पूछ रहा है ना, तो साइट्रिक एसिड पाथवे, है ना, साइट्रिक एसिड पाथवे, जिसको टीसीए या क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं। लगभग सभी जीवों की बात कर रहा है ना, लगभग सभी जीवित जीवों की बात कर रहा है। इसको हम इसे एम्फीबोलिक भी बोलते हैं। बॉलिक। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेस्ट का उपयोग करके किसकी लिए स्टूडेंट टेस्ट का उपयोग करके किसकी तुलना के लिए किया जाता है? तो ये दो सैंपल को हम मीन्स के द्वारा, है ना, टू सैंपल मीन्स के द्वारा हम इसका, जब हम क्या करते हैं, दो ग्रुप है उसके मीन के बीच के अंतर की तुलना करनी होती है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हमने ये टेस्ट का उपयोग करते हैं, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। स्टूडेंट तो वैसे ही लगा दिया है, एक्चुअल में रिसर्चर भी लगा सकते हैं, हम अपना भी नाम ले सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो टेस्ट का उपयोग किसकी तुलना के लिए किया जाता है, इसलिए दे देते हैं। हालांकि एथिलीन बायोसिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर क्या है, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे एथिलीन मिथियोनीन, ऐसे याद रखेंगे एथिलीन मिथियोनीन। सबके केस में मिथियोनीन नहीं आएगा, है ना। लीडिंग सेल्स किसका सीक्रेशन करते हैं या किसको सीक्रेट करते हैं, है ना, ये भी मैंने आपको बताया है, ये एंड्रोजन्स का सीक्रेशन करते हैं। मैं अगर बताऊं इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये क्या है, ये टेस्टिस में पाए जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन जैसे एंड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सभी टर्पिनॉइड्स किसके बने होते हैं? ये मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था, याद हो, ये आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं और ये 5 कार्बन वाले होते हैं, और यही 5 की यूनिट जुड़ती जाती हैं, तो मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन, सेस्कीटर्पीन, आपको बताया था वो कंडीशन बनती जाती है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का उदाहरण नहीं है? जो ड्रोसोफिला बाराई ये जनरली नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस से रिलेटेड, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। आपको पता होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल किसको प्लाज्मिड डीएनए नहीं, जो हम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते, तो इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 kb और 300 kb डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोन करने के लिए किन क्लोनिंग वेक्टर उपयोग किया जाता है? सबसे बड़ा वेक्टर कौन सा होता है? याक कौन सा होता है? केवल याक की बात होगी, प्लाज्मिड एंड याक, है ना। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं लगभग 300 kb तक के लिए, सॉरी 300, ये उपयोग कर सकते हैं। सबसे छोटा, तो वो दोनों चीजें पूछ रहा है ना, सबसे छोटे के लिए तो ये प्लाज्मिड आ जाएगा 3 kb, और बड़े के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पहले ये दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ ये दे नहीं, यहाँ तो है ही नहीं ये, इसलिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। अच्छा है, पर क्वेश्चन अच्छा था। बीटा सेल्स के परिपक्वता के दौरान इम्यूनोग्लोबिन जीन रीअरेंजमेंट किसके कारण होता है या किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं जनरली साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के कारण, है ना, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के कारण होते हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, स्पेशल जो डीएनए के खंड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था वी डी जे, है ना, इनको जोड़ने की है ये, है ना, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में बताया था, याद रखेंगे। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप पैरेललिज्म एंड कोडोमिनेंस का उदाहरण है। मल्टीपल डोमिनेंस आप याद रख सकते हैं। गुडनेस और सॉरी गुडनेस ऑफ फिट किसके द्वारा सकते हैं चेक? तो ये काई स्कोर के द्वारा, है ना, ची स्कोर भी पढ़ते लोग, है ना, काई गुडनेस ऑफ फिट। अभी अपन टेस्ट देखा ही था, ऐसे तो बहुत सारे हैं, एनोवा भी है, सब ऑप्शन में नहीं हो तो आप उस हिसाब से देखें। फ्लोरल मेरिस्टेम के संदर्भ में वोल जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन इन कंसेंट्रिक रिंग। मतलब सीधा सीधा यही बोल रहा है कि जो फूल होता है इसके मुख्य रूप से 4 वो ऑर्गन होते हैं, ये पेटल, स्टेमेन, कार्पन, और ये एक रिंग में रहते हैं एक तरीके से, है ना, सर्कल में या वॉल में रहते हैं, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर उदाहरण है, देखो यर्सिनिया पेस्टिस जनरली ब्लैक प्लेग से रिलेटेड है ना, और नहीं, सही तो लिखा है मैंने, हाँ सही तो है, बिल्कुल है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसको लेप्री कोड के लिए रहता है ना, तो हैंसेन हैंसेन डिसीज है। और रूबोला वायरस जनरली मम से रिलेटेड है, और मोरबिलियस वायरस ये सर अपन 1 का 4, 2 का 1, 2 और डी का 3, तो अपना राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, सर ऊपर, हाँ
सर थर्ड का बी का 3। हाँ सर, ठीक है ठीक है। ये 1 का 4 और 3 का 2 और 4 का 3। मीजल्स वायरस मोरबिली वायरस से रिलेटेड है, रूबोला वायरस माम से रिलेटेड है। लेप्रेसी लिख देते तो भी पता चल जाता, लेप्री लिखा है, इन्होंने हैंसन डिसीज लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन है। ये तो एर्सिनिया पेस्टिस तो ब्लैक प्लेग से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एक इकोसिस्टम में से क्या अत्यंत आवश्यक है। इकोसिस्टम के लिए हमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। वैसे तो यहाँ प्रोड्यूसर मिल गए, हार्बीवोरस कार्निवोरस, पर डिकम्पोजर नहीं है। तो हमें ये चीजें मिल जाए तो भी काम हो जाएगा, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर। ठीक है। दूसरा है इकोसिस्टम के लिए निम्न में से अत्यंत आवश्यक है, डिकम्पोजर नहीं होंगे तो चीजें आगे भी नहीं हो पाती है ना। नेक्स्ट है इस इसका एक सही सीक्वेंस है, वो हमें पहचानना है। इसका सीक्वेंस है स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनने की पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जो है ये, इसको हम स्पर्म बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के दो डोमेन में विभाजित किया, ये किस आधार पे किया है। ये जनरली किया था इन्होंने डिफरेंस इन पोजीशन। कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है कोई। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया ना। हमें प्लाज्मोडेस्मेटा है ना, जो पशु कोशिकाएं हैं, एनिमल कोशिकाओं की, मैं गूगल से ट्रांसलेट करता हूँ, एनिमल कोशिकाओं की किस संरचना के समान। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा अपन देखते हैं क्या होता है, अपन मौजूद रहता है, यहाँ से मटेरियल सेल्स का साइटोप्लाज्म का आर पार जा सकता है। तो वह कि एन पूछ रहा है क्या होता है, एनिमल के केस में रहता है। ठीक है। अगर हम ये बोल रहे हैं ये क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के दो डोमेन हैं, एक बैक्टीरिया एक आर्किया है, तो किस आधार पे इनको विभाजित किया जाए। डिफरेंस इन सेल वॉल कंपोजिशन, बिल्कुल आर्की बैक्टीरिया की यू बैक्टीरिया की अलग होती है। डिफरेंस इन सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ, आपको बता दें कि बैक्टीरिया के केस में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के केस में अपन को इंट्रॉन्स प्रेजेंट मिल सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस एमाइनो एसिड, अरे ऐसा अपन ने कोई नहीं पढ़ा है ना, तो अपना राइट आंसर 1 2 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हम फंजाई से देख लेते हैं, फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, काइटिन से, पहले फुर्सत में ही। और एल्गी की आपको पता ही होगा, सेलुलोज से। दो मिल गए हैं, अब हम देखते हैं, यानी चौथे का, ये तो दोनों सेम जा रहे हैं, इसका मतलब है इन दोनों में से अपन को कुछ ना कुछ पता करना है। ठीक है। नहीं, एक मिनट, मैंने क्या बोल दिया, नहीं ये कैसे, तीसरे का सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, या तो यही रहा है, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल यू बैक्टीरिया का भी दिया है ना इन्होंने। यहाँ पर तो देखो, जो प्रोटोजोआ होता है इनमें सेल वॉल तो नहीं होती है ना, तो यहाँ पर ए का तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, ए का फिफ्थ, फिर यहाँ पर, और यू बैक्टीरिया के केस में म्यूरिन की होती है। ठीक है, हाँ म्यूरिन।
जिसमें मैंने आपको बताया था नाग और नाम प्रोटीन होती है, तो बी का थर्ड। फिर यहाँ से यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 1 का 5 हो गया, बी का थर्ड हो गया, फिर सी का 2। हाँ सही तो है, अपन ने ये गलत लगाया, सी का 1 कर रहे थे, हाँ सी का 2 सही आ गया है ना। और डी का फर्स्ट, हाँ यही है, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था, प्लास्टिड आर नहीं प्लास्टिड प्लास्टिड्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनेल्स, है ना। दीज आर 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर, है ना, और ये कलर्ड होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर है प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल विदाउट पिगमेंट्स, है ना, तो ये राइट आंसर हो जाता है। डब्ल्यूबीसी सा ऐसा कोई रोल नहीं है, ब्लड सेल से तो कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 4 जीनों का मैप दिया गया है, किन 2 जीनों के हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कॉम्बिनेशन की अपेक्षा की जाए, तो इसको तो आप जैसे भी है कर लेना, मैं इसका बता देता हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं पता मेरे को, इसका आंसर बी है, आप देख लेना। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्योटो प्रोटोकॉल 97, ये क्योटो प्रोटोकॉल तो मैं आपको उसमें भी बता चुका हूँ, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल जनरली रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, है ना। देखो यहाँ एक चीज कि यहाँ पर ऑप्शन देते हैं 4 और यहाँ ऑप्शन देते हैं 5, ताकि मैच ना हो जाए, है ना। और मैक्सिमम केस में इन्होंने आंसर कौन से रखे हैं, जैसे फंजाई से कौन सी डिसीज होती है, वायरस से तो फुट एंड माउथ डिसीज जो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है, और लीशमानिया आई थिंक, अल्जाइमर डिसीज किससे होती है, फंजाई से, कोलेरा राइस ब्लास्ट हो सकती है, 1 का 5 और सेकेंड डी का सेकेंड 1 का 5, तो ये मैच हो रहा है, बी का 4, हाँ बैक्टीरिया से कोलेरा होता है। और फिर अपने पास सी का बचा, सी का फर्स्ट, प्रोटोजोआ लीशमानिया, ये प्रोटोजोआ का अल्जाइमर की, लिस्मानिया। ये लीशमानिया, हाँ प्रोटोजोआ का लीशमानिया होता है, तो अपने पास ये बन गया। देखो क्वेश्चन सरल है, अगर अपन ने पढ़ लिए हैं तो बढ़िया हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग है, एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मैंने ये सारे आंसर अलग से कॉपी करके पेपर का एज इट इज रख दिया, मुझे भी नहीं आइडिया था, है ना। तो नैनोश जनरली रिलेटेड हैं फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, मैं आपको ऐसे आंसर देख के, बाइकॉइड जो होते हैं ये रिलेटेड है अपने फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, बाइकॉइड, ठीक। और जहां पर ये देखेंगे क्रूपेल, ये जनरली रिलेटेड है गैप जीन से, है ना। और इनग्रेल्ड ये अपने बचेंगे इससे, तो देखो 1 का 4, 1 का 4, 2 का 2, ठीक है, 3 का 1 और 4 का डी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 4 का 3। नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन सा म्यूटाजेनिक एजेंट डीएनए में थाइमिडीन डाइमर का कारण बनता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, यूवी रेडिएशन। थाइमिडीन जो डाइमर बनता है वो किससे बनता है, यूवी रेडिएशन से बनता है ना। और नेक्स्ट है अपने पास, कैंसर कीमोथेरेपी में अत्यधिक जो प्रीशियस मेडिसिन है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन का सोर्स कौन सा है ना, क्या सोर्स है, कहाँ से मिलती है, तो ये कैथेरेंथस रोजिया से, है ना। ये क्या होता है, ये प्लांट का नाम है ना। इसे पेरीविंकल भी बोलते हैं कैथेरेंथस रोजिया को, है ना। नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन सा सीक्वेंस सेल साइकिल का है, तो देखो हम जब भी पढ़ते हैं G1 S G2, है ना, तो कहीं ऐसा मिल रहा है, अच्छा एम फेज नहीं दिया है इन्होंने,
G1 S G2 M, फिर तो यही होना चाहिए। नहीं, G0 से स्टार्ट किया, ठीक है, ये भी तो मैच हो रहा है। G0 यहाँ लगा दो, फिर माइटोसिस नहीं, पहले G0 फिर G1 फिर S G2 फिर माइटोसिस होगा। यहाँ माइटोसिस पहले दे दिया और यहाँ 0 बाद में दे दिया, यहाँ 0 बाद में दे दिया, यहाँ 0 बाद में दे दिया, तो ये वैसे ही नहीं बने। ठीक है, चाहते तो यहाँ G2 के बाद एम फेज भी दे, एम फेज ही है ये माइटोसिस, सही तो बन गया। मैंने लिखा है, एम लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, मैंने ये बताया था, है ना। तो अपना G1S M, G1S G2 M, G0 फेज ये है। ठीक है, बाकी के यहाँ मैच ही नहीं हो रही, आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट, रूमिनेंट या जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके लिए क्या सही है निम्न में से? यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट सेलुलोज, बिल्कुल सही बात है। इनके पास, इनके पेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करवाते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है हैव अ टीथ एडेप्टेड द मेस्टिकेशन, बिल्कुल चबाने वाले इनके पास दांत भी होते हैं, है ना। और तीसरा बोल रहा है फ्रॉम डाइजेस्टेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पौधों से ये पोषण भी लेते हैं। टू ईट देयर फीस टू रिप्लेंस न्यूट्रिएंट, मतलब ये बोल रहा है जुगाली करने वाले अपने मल को नहीं खाते, ये अलग चीज है, ऐसा ये फैक्ट से नहीं रिलेटेड है। ये तीनों फैक्ट तो मैच हो रहे हैं, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, काइनेटिन एक प्रकार का साइटोकाइनिन है जिसे सबसे पहले अलग या आइसोलेट किया था किससे? ये भी मैं बता चुका हूँ, हेयरिंग स्पर्म से, है ना, हेयरिंग स्पर्म से। यानी एक प्रकार का साइटोकाइनिन जिसे सबसे पहले ऑटोक्लेव्ड जो हेरिंग फिशिस थी, इसके स्पर्म से डीएनए से प्राप्त किया था सबसे पहले, है ना। तो ये थे अपने 100